नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी लोगों का शिक्षा के इस मंच पर। मैं राहुल सोगन आप सभी लोगों को विद्यार्थियों रीट पात्रता परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहा हूं। और अभी हमारा चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और उन दुर्गों में हम एक दुर्ग पढ़ चुके हैं जिसका नाम था गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ चुके हैं? गागरोन वाला जो दुर्ग है वो हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा इसका रिवीजन कर ले। आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। गागरोन के दुर्ग की बात करें तो गागरोन का दुर्ग कौन कौन सी नदियों के किनारे है? एक तो आहू नदी के किनारे स्थित है और दूसरा काली सिंधी नदी के किनारे स्थित है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इस वजह से जो गागरोन का दुर्ग है वो क्या है, एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। एक तो ये बात हुई। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा गागरोन वाला दुर्ग है, ये दुर्ग डोड परमार शासकों द्वारा बसाया गया था। किनके द्वारा? डोड परमार। परमारों में डोड एक वंश होता है और इस डोड वंश के परमार शासकों ने इसको बसाया था। इस वजह से गागरोन के दुर्ग को डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी? डोडगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ी सी बात करें कि डोडगढ़ का जो दुर्ग है वो दुर्ग, इसका एक और उपनाम मिलता है हमें। तो डोडगढ़ के दुर्ग को स्थानीय भाषा में दुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो देखो, डोडगढ़ एक तो इसका उपनाम है और दूसरा जो इसका उपनाम है वो है दुलरगढ़। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी थी। तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जाता है, मीठे शाह पीर की दरगाह। किन की द्वारा? मीठे शाह जो पीर है उनकी दरगाह यहाँ पर स्थित है। मीठे शाह पीर की जो दरगाह है वो यहाँ पे स्थित है। तो ये बात भी आपको थोड़ी सी याद रखनी थी बस, और आपको कुछ याद नहीं रखना है। गागरोन वाला दुर्ग है वो एक जल दुर्ग है, आहू और काली सिंधी नदी के किनारे स्थित है। अब हम हमारा जो है आज वाला पढ़ेंगे। कौन सा? चित्तौड़गढ़ वाला जो दुर्ग है वो हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। गागरोन वाला जो दुर्ग है सभी को याद भी होगा और सभी स्वस्थ भी होंगे। देखो, मैं तो हमेशा यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। देखो, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की बात करें तो यदि मैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का सिरमौर कहूं तो क्या ये उचित होगा? आप में से किसी के बच्चे को परेशानी तो नहीं होगी ना भाई? मैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहूं तो क्या किसी बच्चे को परेशानी होगी? नहीं ना है, क्योंकि हमारा जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो राजस्थान का गौरव है। क्या है? राजस्थान का गौरव है। तो ये बात आप सभी को पता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान का जो गौरव है वो हमारे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। अब देखो, दूसरी बात करें तो सभी दुर्गों का सिरमौर क्या कहा जाता है? सभी दुर्गों का सिरमौर। ये भी किसे कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है हमारे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। क्या ये बात किसी को नापसंद आई क्या? सभी को पता है सभी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? हमारे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। यदि हम इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें, ज्योग्राफी की, तो देखो ये कहाँ पे स्थित है? ये मेसा के पठार पर स्थित है। कहाँ पे? मेसा के पठार। मेसा का पठार ये कहाँ पे स्थित है भाई? मेसा के पठार पर स्थित है। इस वजह से ये क्या है? ये इसी वजह से जो है एक गिरी दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग की श्रेणियों में आता है। यहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है भाई? कठिन है। क्या है? कठिन रास्ता है, कठिन मार्ग है। और कल मैंने बताया था जिस दुर्ग तक पहुंचने का मार्ग कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? एरण दुर्ग कहा जाता है। और तीसरा, ये जो दुर्ग है वो जंगलों के भीतर स्थित है।
इस कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। यहां पर चित्रकूट नाम का परकोटा भी है, चित्रकूट, इसका जो परकोटा है चित्रकूट नाम का इसका परकोटा है। तो ये एक पारिक दुर्ग भी हो जाता है। इसके चारों तरफ हमें खाई भी देखने को मिलती है, इसलिए ये एक पारिद दुर्ग भी हो जाता है। अर्थात राजस्थान के सभी दुर्गों की श्रेणियां इसमें सम्मिलित है। केवल और केवल कौन सी श्रेणी को छोड़ के दानवन श्रेणी के जो दुर्ग होते हैं वो इसके अंदर नहीं आता भाई। उन श्रेणी दानवन श्रेणी के दुर्गों में ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता है दानवन वालों में? क्योंकि दानवन श्रेणी में वे दुर्ग आते हैं जिनके चारों तरफ मरुस्थल हो, और हमारे चित्तौड़गढ़ में तो कहीं मरुस्थल है ही नहीं। तो इस वजह से चित्तौड़ के दुर्ग को केवल और केवल दानवन श्रेणी में नहीं रखते, बाकी सभी श्रेणियों में हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सम्मिलित होता है। अब देखो थोड़ी सी आगे बढ़ के बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा नक्शा समझते हैं। अब आप लोग यहां से एक बार इसको लिख लो, क्या है भाई, यहां पे इसको लिख लो, फिर हम जो है आगे थोड़ी सी बात करेंगे। जल्दी से लिख लो। चलो नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अच्छा ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखे तो देखो ये हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मान के चलो आप, इस तरीके से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की मैं बताऊं तो विद्यार्थियों यहां पे हम थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, इस दुर्ग में एक सर्पिलाकार रास्ता है इस तरीके का, और यहां पे आके इसका क्या है, एक दरवाजा है। तो ये जो सर्पिलाकार रास्ता है ये सर्प की आकृति का है। ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने बना दिया अभी। अब थोड़ा सा अब बताता हूं, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से बनाया हुआ है। अब देखो बात करें कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, अब देखो बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग के निर्माण किसने करवाया था। यदि इसके निर्माण की बात करें विद्यार्थियों तो इसका निर्माण करवाया गया था चित्रांगद मौर्य नाम का एक मौर्य शासक था, चित्रांगद मौर्य। कई जगहों पे तो ये नाम हमें देखने को मिलता है, और कई जगहों पे देखने को मिलता है भीम। क्या देखने को मिलता है भाई? भीम। भीम कौन? पांडवों वाला जो भीम था वो हमें इसके निर्माण का मालिक देखने को प्रतीत होता है। अब बात करें कि चित्रांगद मौर्य का और भीम का, तो यदि पौराणिक कथाओं की माने तो किसने निर्माण करवाया? भीम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यदि हम बात करें नई किताबों की तो चित्रांगद मौर्य ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अब चित्रांगद मौर्य के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? यदि साक्ष्यों की बात करें तो एक गुजराती साहित्य की किताब है कुमारपाल प्रबंध। कौन सी पुस्तक है? कुमारपाल प्रबंध। इसके अंदर यह मिलता है कि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। एक और पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक कौन सी है? वीर विनोद। कौन सी? वीर विनोद। और वीर विनोद से हमें मेवाड़ का बहुत ही बेहतरीन इतिहास मिलता है। वीर विनोद पुस्तक लिखी किसने थी? तो कवि राजा श्यामल दास, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। कवि राजा श्यामल दास की जो पुस्तक है वीर विनोद, इसमें इन्होंने बताया कि चित्रांगद मौर्य नाम का एक शासक था, इसने जो है चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और पौराणिक कथाओं में हमें मिलता है कि पांडवों के भीम जो थे, पांडव पुत्र भीम, उसने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब आपको याद रखना है चित्रांगद मौर्य कहां से मिलता है? कुमारपाल प्रबंध से, और वीर विनोद से हमें चित्रांगद मौर्य नाम मिलता है। तो एक बात तो अपनी ये क्लियर होगी। अब थोड़े से नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही आसान है, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा
जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट करना, मैं अगली कक्षा में पुनः समझाऊंगा। बड़े आसानी से समझा रहा हूं। रीट में यहां से प्रश्न आना स्वाभाविक है, पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा वीर विनोद के लेखक कौन है, तो उनके लेखक है कविराजा श्यामल दास। यदि बात करें चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे वापस देखो, हमें मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। वापस क्या करना पड़ेगा, मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका वापस निर्माण कर देते हैं। अपना क्या जा रहा है, अब देखो यदि इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की बात करें तो इसका जो निर्माण था वो किसके द्वारा करवाया गया था, चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। लेकिन इस दुर्ग का पुनः निर्माण या फिर जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो जीर्णोद्धार, और पीछे वाले पेज पे देख लेते हैं। इसका जो जीर्णोद्धार था, जीर्णोद्धार ये किसके द्वारा करवाया गया था, महाराणा कुंभा द्वारा। भाई किनके द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। यदि बात करें महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था तो कोई ना कोई उपाधि भी मिली होगी। इसी वजह से कुंभा को आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक निर्माता। चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है भाई, इसका आधुनिक निर्माता कहा जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे बढ़े तो देखो ये हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। अब इसकी इमारतों को पढ़ते हैं, बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े सटीक तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को जो है समझ में आए। देखो इसके अंदर एक तो यहाँ पे मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर का नाम है मीरा मंदिर। कौन सा मंदिर, मीरा मंदिर। मीरा मंदिर का मतलब जहाँ पे मीराबाई बैठकर भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। इस मंदिर का पहले अलग नाम था और वो नाम था कृष्ण मंदिर। किस नाम से जाना जाता था, कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता था। यदि बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था। किन्होंने, महाराणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। महाराणा सांगा द्वारा मीराबाई के लिए एक मंदिर बनवाया गया था जहां बैठकर वह भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। उस मंदिर का नाम था मीरा मंदिर या फिर कृष्ण मंदिर कहते हैं। अब देखो एक और इमारत है, यहीं पे दो और मंदिर है। थोड़ा सा आगे बढ़े इस वाले इलाके में, और ये जो दोनों मंदिर है, एक मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा है, कुंभ स्वामी। और जो दूसरा मंदिर है उसका नाम है वराहा मंदिर। कौन सा, वराहा मंदिर। और ये जो दोनों ही मंदिर है वो बनवाए गए थे कुंभा द्वारा। किसके द्वारा भाई, महाराणा कुंभा द्वारा इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो कुंभ स्वामी मंदिर और वराहा मंदिर, ये दोनों मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे, महाराणा कुंभा द्वारा इन दोनों का निर्माण करवाया गया था। बड़ा ही आसान सा है, समझ में भी आया होगा आप सभी विद्यार्थियों के। देखो ये जो कुंभ स्वामी मंदिर है, ये एक मंदिर कुंभलगढ़ के दुर्ग में भी स्थित है। ऐसे 3 मंदिर स्थापित करवाए गए थे। एक रमा स्वामी मंदिर भी हमारे चित्तौड़ में ही मिलता है। अब आगे बात करें तो यहीं पे एक तुलजा भवानी का मंदिर है। किन का मंदिर है भाई, तुलजा भवानी, शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी का भी यहाँ पे मंदिर है। यदि तुलजा भवानी के मंदिर की बात करें तो बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा, बनवीर, जिसने विक्रमादित्य की हत्या की थी, उसी बनवीर ने तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था मेवाड़ के अंदर। यदि और बात करें तो थोड़ा सा नीचे आते ही यहाँ पे एक मंदिर है
और उस मंदिर का नाम है सतबीस देवरी। क्या नाम है? सतबीस देवरी मंदिर। और ये जो सतबीस देवरी है ये एक जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि सतबीस देवरी है और आगे नीचे लिख दिया गया था हिंदू मंदिर, मुस्लिम मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध मठ। तो उसमें राइट आंसर क्या होगा? सतबीस जो देवरी मंदिर है वो एक जैन मंदिर है, चित्तौड़ का जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, यहीं पे एक थोड़ा सा मंदिर आ जाता है हमारे पास में, कालका माता मंदिर। कौन सा? कालका माता मंदिर। और ये जो कालका माता का मंदिर है इसमें भगवान सूर्य, किन की मूर्ति है? सूर्य देव का एक मंदिर बनाया गया। किन का? सूर्य देव का। देखो नाम तो क्या है? कालका माता मंदिर। इसी के अंदर एक भगवान सूर्य की देव के लिए भी जो है एक मंदिर बनवाया गया है और राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। क्या भाई? ये भी ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। क्या है भाई? सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बड़ा आसान सा है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। 39 ठीक है। तो ये जो सूर्य मंदिर है ये सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है राजस्थान का। अब देखो थोड़ा सा और बात करें तो इस मंदिर के, इस जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, मंदिर पढ़ते पढ़ते मंदिर ही रह गया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में एक स्तंभ भी है जिसे हम बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ बोलते हैं भाई? कीर्ति स्तंभ। और इसी कीर्ति स्तंभ का एक और उपनाम मिलता है विजय स्तंभ। क्या? विजय स्तंभ। और ये तो आप सभी जानते हो, महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कुछ महल भी है। उनमें सबसे प्रसिद्ध महल की बात करें तो हमारा आ जाता है गोरा बादल का महल। कौन सा? गोरा बादल महल। इसके अलावा एक मंदिर है हमारा, यहाँ पर एक महल है रानी पद्मिनी का महल। एक यहीं पे बात करें यदि थोड़ी सी, एक सेकंड, इसको कहां से आएगा रे ये वापस? सारे गए? हाँ ये आ गया वापस। मैंने सोचा सारे गए यार। रानी पद्मिनी जी का जो महल है, एक सेकंड इसको साफ कर देता हूं यहां से। इसके अलावा यहाँ पे एक फतेह सिंह महल है। कौन सा है भाई? फतेह सिंह महल, फतेह महल भी बोल सकते हैं। महाराजा फतेह सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में ये एक संग्रहालय है। क्या है? संग्रहालय है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फतेह महल यहाँ पर स्थित है जिसे वर्तमान में संग्रहालय के रूप में लिया जाता है। तो ये इस तरीके से चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कुछ प्रमुख इमारतें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। इनको याद करना है, बड़ा अच्छे तरीके से याद करना है विद्यार्थियों। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे ये याद नहीं हो। वैसे तो ये सारी की सारी पीपीटी जो फॉर्मेट है वो आपको मैं ऐप में उपलब्ध करा दूंगा। हमारा जो ऑफिशियल खुराना स्टडी से जो ऐप है उसमें मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, अगला थोड़ी सी बात करें तो चित्तौड़ के प्रमुख शाकों की बात कर लेते हैं। यहीं पे क्या चित्तौड़ के कुछ शाके हुए थे उनके बारे में बात करें तो शाके यहां पे लिखे शाके। यदि शाकों की बात करें तो यहां पे 3 शाके हुए थे। प्रथम शाका हुआ था, प्रथम शाका, और ये जो प्रथम शाका था ये हुआ था 1303 में। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। अटैक किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अटैक किया गया था। और इस समय चित्तौड़ का शासक कौन था?
तो विक्रमादित्य कौन था? सॉरी, विक्रमादित्य तो ऐसे मुंह से निकल गया, एक सेकंड। यहां पे जो चित्तौड़ का शासक था वो थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो चित्तौड़ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह जी थे। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था भाई? केसरिया हुआ था। क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। किन के नेतृत्व में? केसरिया हुआ था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? क्या? जौहर की बात करें तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। किन के नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में यहां पे जौहर हुआ था। अब देखो बात करते हैं थोड़ी सी, ये केसरिया और जौहर क्या होता है? जब शत्रु सेना प्राचीन काल में किसी दुर्ग को घेर लिया करती थी तो राजपूत स्त्रियां, जब उन्हें लगता था राजाओं को और स्त्रियों को कि अब युद्ध जीतना संभव नहीं है, अब हमें किले के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, तो महिलाएं दूध में स्नान करने के पश्चात स्वयं को अग्नि में प्रवेशित कर लेती थी, अग्नि के हवाले कर देती थी। उन्हें अग्नि जौहर कहते हैं। जल के हवाले कर दे तो उन्हें जल जौहर कहते हैं। और वह अपने पतियों को कहती थी कि अब हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। और पति पीछे से केसरिया वस्त्र धारण करके दोनों हाथों में तलवार लेके शेर की भांति निकलते थे। जब बंदे का पीछे परिवार नहीं बचता तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। फिर वो बंदा जितने शत्रुओं को मार सकता है उतने शत्रुओं को मारता था। राजपूत योद्धा अपने केसरिया वस्त्र धारण करने के पश्चात उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता था, और वो लक्ष्य होता था शत्रु सेना के जितने सैनिक मार सके उतने सैनिक मारना। तो प्रथम जो शाखा हुआ उसमें केसरिया हुआ था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। और जो जौहर हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। अब देखो यहीं पे बात करते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाउद्दीन ने जीतने के बाद में ये जो चित्तौड़ था इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। क्या नाम कर दिया था? खिजराबाद। इसका बेटा था खिजर खां, उसके नाम पे चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद करा दिया था। और यहीं पे कत्ले आम का आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था भाई? कत्ले आम का जो है आदेश दिया था। और लगभग 30,000 राजस्थान के लोगों को काटा था। जो मेवाड़ के जो लोग थी, आम जनता थी, उनका कत्ल करवा दिया था। लगभग 30,000 मेवाड़ी राजपूतों का सिर कलम करके रख दिया था इन लोगों ने। तो ये यहाँ पर हमारा प्रथम शाखा समाप्त होता है। अब देखो चित्तौड़ के दूसरे शाखे की यदि हम बात करते हैं तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा था वो दूसरा शाखा कब हुआ? दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1534 ईस्वी में दूसरा शाखा हुआ था। और इस समय चित्तौड़ के ऊपर अटैक किसने किया? तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। और इस बहादुर शाह ने जो है चित्तौड़ पर अटैक किया था। बहादुर शाह प्रथम था। ये बहादुर शाह एक समय राजस्थान में रह के गया था, यहीं पे चित्तौड़ में रह के गया था महाराणा सांगा के काल में। और इसी ने महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य पर हमला किया। तो चित्तौड़ का शासक कौन था इस समय? चित्तौड़ का शासक था विक्रमादित्य। परंतु विद्यार्थियों जब ये युद्ध हुआ तो इस शाके के समय जो केसरिया था, क्या केसरिया था, वो किसी और ने धारण किया था। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? केसरिया जो था वो बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। क्योंकि बाघ सिंह जो है देवलिया के, ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे वहां पे। और विक्रमादित्य अपने ननिहाल चले गए थे उस समय, और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और जो जौहर था वो किन के नेतृत्व में हुआ? जौहर विक्रमादित्य की माता, किन के नेतृत्व में? विक्रमादित्य की मां हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। किन के नेतृत्व में? कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। हालांकि हाड़ी रानी कर्मावती
हुमायूं को राखी भी भेजती है, परंतु हुमायूं समय पर जो है सहायता लेके नहीं पहुंचता है, मालवा वाले प्रदेश में लग जाता है और बहादुर शाह इस प्रदेश को जीत जाता है। चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे साके में कत्लेआम का आदेश नहीं दिया गया था। क्या कत्लेआम का जो आदेश था वो नहीं दिया गया था। अब देखो बात करें चित्तौड़ का तीसरा साका, तो तीसरा जो साका था हमारा चित्तौड़ का, उसकी बात करते हैं। यहां से ले लेते हैं तीसरा साका। तीसरा साका, चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था यह हुआ था 1568 में। हालांकि युद्ध तो 1567 में ही प्रारंभ हो गया था, परंतु चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ यह 1568 में हुआ था। किसके नेतृत्व में केसरिया हुआ? तो केसरिया हुआ था भाई किनके नेतृत्व में? फत्ता राठौड़ के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में, फत्ता सिसोदिया। और एक और व्यक्ति थे यहीं पे इनकी सहायता के लिए, और उनका नाम था जैमल मेड़तिया। क्या नाम था? जैमल मेड़तिया। हालांकि नेतृत्व में किनके हुआ? फत्ता सिसोदिया के हुआ था। जैमल मेड़तिया ने इनकी जो है सहायता की थी यहाँ पे। और जो जौहर था, जौहर वो किया था फूल कंवर ने। किन्होंने? फूल कंवर ने। फूल कंवर कौन थी भाई? फूल कंवर थी फत्ता सिसोदिया की पत्नी और जैमल की जो है बहन थी। तो फत्ता सिसोदिया की जो है क्या थी? बहन, पत्नी थी, और जैमल मेड़तिया की क्या थी भाई? सिस्टर थी। बहन लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं पत्नी, पत्नी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु यहाँ पे भी थोड़ा सा लोचा है। इस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो महाराणा उदय सिंह थे भाई। कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन थे? महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता यहाँ पर उस समय मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। अटैक किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1568 में हुआ था, और आमेर के शासक भगवंत दास के कहने पर जो है अकबर ने यहाँ पे कत्ले आम मचाया था। हिंदुस्तान की किताबों में चाहे कितने ही कहे अकबर एक महान शासक था, लेकिन अकबर ने जो है ये जो कृत्य राजस्थान में किया था उसे राजस्थान के लोग पढ़ के कभी अकबर को महान नहीं कह सकते। तो विद्यार्थियों, अकबर के जो कलंक है वो ये है कि अकबर ने यहाँ पे कत्लेआम किया। लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम किया था। कितने लोगों का? 30,000 लोगों का कत्लेआम यहाँ पे किया गया था। तो ये हमारा चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था विद्यार्थियों, वो आज पूर्ण होता है। अब हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगला जो अध्याय होगा, उसमें एक नए दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।